हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपके डिफरेंट ऑर्डर कौन कौन से हैं? ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। तो लेकिन जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें आपके दो ही इम्पोर्टेंट हैं, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो ये ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जान लें कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, उसके बाद फिर हम इसका डिफरेंट ऑर्डर पे इसको अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है क्या? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशन है किसके किसके बीच का? रेट ऑफ द रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये केवल एक रिलेशन होता है रेट ऑफ द रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच का। इसी को कहा गया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या इसका एक नाम और है, इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। अब चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव होगा? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आपका कोई ए रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। सभी जगह आप यही रिएक्शन देखेंगे, ए चेंज हो रहा है, पी में कोई नई रिएक्शन नहीं मिलेगी आपको। ए आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसके लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा? आपको सबसे पहले लेक्चर में ही रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना सिखाया गया था। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू था क्या? आर इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। रेट ऑफ द रिएक्शन है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के फॉर्म में। आर इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए, फिर बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम टेकन। ठीक है, माइनस क्यों लगा है? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। अगर मैं इसी को रेट लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, फ्रॉम रेट लॉ के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट का। लेकिन ये ज़ीरो ऑर्डर की बात हो रही है, तो ज़ीरो ऑर्डर में रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, या रिएक्टेंट की ज़ीरोथ ऑर्डर के बराबर होता है। तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ज़ीरो ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे आप इसकी पावर आप क्या लिखोगे? ज़ीरो लिखोगे। ठीक है, तो या R इज इक्वल टू क्या हो सकता है? के, क्योंकि ये ज़ीरो है, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो R इज इक्वल टू आप के लिख सकते हो। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये आपका सेकेंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे R इज इक्वल टू माइनस टी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, यहाँ पे है R इज इक्वल टू के। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप? अगर डी टी को हम उधर कर लें तो हो जाएगा ये माइनस डी ए इज इक्वल टू के डॉट डी टी। अगर इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ये एक सेकेंड, इक्वल टू है के डॉट डी टी। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो सकता है? डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डॉट
dt, ये हो सकता है। अब इसके बाद हम इस बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे डी ए इज इक्वल टू माइनस, फिर इंटीग्रेशन के इंटू डी टी, ये हो गया। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन रहा, ये डिफरेंशिएशन रहा, कैंसिल हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन रहा और ये डिफरेंशिएशन रहा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बना, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी, ये प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा आई। आप जानते होंगे जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है हमको, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो आई आया है वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ, बचा ए, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ, बचा के टी, प्लस आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इफ, यदि मैं मान लूँ इफ t इज इक्वल टू 0, ये जो t है, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ t इज इक्वल टू 0, देन a का कंसंट्रेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू a नॉट हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा हुआ है, देखिएगा ए है आपका प्रोडक्ट, पी में कन्वर्ट हो रहा है। आपसे कह रहा है जब t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब ए का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं, A0 मान लेते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, बनेगा ही नहीं। t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तब रिएक्टेंट ए का इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ए नॉट मान लिया है। ठीक है, तो वही दिखाया जा रहा है आपको। मान लीजिए आगे क्या मानेंगे, टी बराबर टी, जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई टी इज इक्वल टू टी, तब हो सकता है इसका कंसंट्रेशन मान लिया मैंने ए टी, तब यहाँ पे कुछ बन गया आपका। ठीक है, फिलहाल आपको केवल इतने से मतलब है। चलिए, आपने देखा जब t इज इक्वल टू 0 हुआ, देन a इज इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन का कोई नाम ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए इसको आप। नाउ पुटिंग these value in equation 3 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी आपने 0 माना हुआ है, माइनस के इंटू 0 प्लस आई, तो क्या हो जाएगा फिर, ए नॉट इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू 0 इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू आ गई, आई इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट है। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में फिर से पुट करिए। आप लिखेंगे, आगे लिख दे रहा हूँ, नाउ पुटिंग the value of I in equation 3। ठीक है, रखिए क्या मिलता है, देखिएगा हो जाएगा आपका A कंसंट्रेशन माइनस के टी प्लस
आई इक्वल टू क्या हो गया है, ए नॉट, ठीक है। अब चलिए, अब मैं इस के टी को अगर इधर कर लेता हूं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। के टी को मैंने इधर कर लिया, के टी हो गया इधर, इज इक्वल टू इधर क्या है, ए नॉट है माइनस क्या गया, ए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप 4th मान सकते हैं, इसको आप फाइनल इक्वेशन है, इसको आप 5th मान सकते हैं। चलिए इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं आप, या इक्वल टू आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। ये जो इक्वेशन आया हुआ है ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है ना। अब चलिए कुछ इस एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ मैं खींच करके। फिलहाल अगर इसको आप नोट करना चाहें तो जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं आप। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिएगा ये जो हमको इक्वेशन मिला हुआ है, इक्वेशन नंबर 4th, इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू माइनस के टी बाई ए नॉट। इस इक्वेशन को अगर मैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब चलिए मैं इस पर ग्राफ खींचता हूँ, तो ग्राफ प्लाट करता हूँ। ग्राफ किसके किसके बीच में प्लाट कर रहा हूँ मैं, ये आपका ग्राफ प्लाट हो रहा है वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसके ऊपर ग्राफ प्लाट हो रहा है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर। वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर के लिए है ये। चलिए ए इक्वल टू क्या है, सॉरी ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ए को मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूं, ठीक है। कंसंट्रेशन आपका ये है ए, ये जान लीजिएगा ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपका के तो कांस्टेंट है, और देखिएगा एक्स और टी, एक्स एक्सिस पे मैं टी ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस पे लिया गया, ध्यान से देखिएगा। वाई एक्सिस पे ए लिया गया है, एक्स पे आपका टी लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो इंटरसेप्ट है वो आपका ए यहां पे रखा गया है, ये इंटरसेप्ट है आपका। यहां पे आपने इंटरसेप्ट रखा, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। अब यहां से देखिएगा स्लोप आपका माइनस के है, इस तरीके से मिलेगा। ये क्या है, स्लोप आपका क्या है, माइनस के, नीचे की ओर जाएगा। फिर से देखिएगा ये वेरिएशन है इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर जीरो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक ग्राफ खींचा गया है, प्लॉट किया गया फॉर जीरो ऑर्डर। y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करिए इस इक्वेशन को, तो ए आपका कंसंट्रेशन, ये आपका टाइम रहा, ए आपका देखिए यहाँ पे ए नॉट, यहाँ पे इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे स्लोप देखिए नीचे की ओर जा रहा है, ये माइनस के है, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि टाइम के साथ साथ हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ग्राफ खींचता हूं मैं। अब
आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फॉर ज़ीरो ऑर्डर आपका जो रेट है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँगा, कंसंट्रेशन मान लीजिए R है, ठीक है, R है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, ये आपका रेट है, ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। क्यों इस तरीके से मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर रेट ऑफ द रिएक्शन यानी R इज इनडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो इस तरीके से एक पैरेलल लाइन मिलेगी हमको, ठीक है। इसी तरीके से अगर रेट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाए फॉर ज़ीरो ऑर्डर, ये आपका रेट है, ये आपका टाइम है, तो टाइम चाहे जितना बीत जाए, जब हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो चाहे हमारी रिएक्शन 2 मिनट चली हो, चाहे 4 मिनट चली हो, चाहे 10 मिनट चली हो, चाहे हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहे जितना घट गया हो, चाहे जितना ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, अब जानते हो टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करता रहता है। तो जब रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हमारे टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी एक इस तरीके से पैरेलल ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रेट है वर्सेस कंसंट्रेशन, ये आपका रेट वर्सेस आपका टाइम है, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए तीनों आपकी ग्राफ प्लॉट हो गए हैं। तो ग्राफ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे एग्जाम में ग्राफ दे दिया जा सकता है और ये पूछ लेगा ये किस ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपका इस तरीके से ज़ीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इसको टी हाफ या टी 0.5 या टी 50% से भी डिनोट किया जाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है इसको पहले जान लीजिए। इट इज़ द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इट इज़ द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी यह वह समय होता है जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए। वह समय जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाए, हाफ हो जाए, उसी टाइम को बोला गया है हाफ लाइफ। जैसे किसी रिएक्टेंट का आपने 10 मोल लिया, 5 मोल होने में कितना टाइम लगा, यानी अपना कंसंट्रेशन का आधा होने में, 10 से 5 होने में जो टाइम लगा उस टाइम को आप बोलोगे हाफ लाइफ पीरियड। चलिए क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। ठीक है। It is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। इसको T half, T 0.5 या T 50% से भी डिनोट करते हैं। अब इसको मैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए डिराइव करता हूँ, यानी अब इसको मैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए डिराइव करिए। अभी जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन आया था जीरो ऑर्डर के लिए, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने ड्राइव किया था, उसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आया था आपको याद होगा K इज इक्वल टू था
ए नॉट माइनस ए बाई टी। ये क्वेश्चन आया था बाई टी से। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि टी क्या है, यदि टी आपका हो जाए टी हाफ लाइफ निकालना है तो टी इज इक्वल टू यानी टी हाफ मान लेता हूँ, देन आपका जो रिएक्टेंट है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, यानी जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये रहा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है, तो ए नॉट बाई क्या हो जाएगा 2। इट इज़ द टाइम, हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ यानी टी हाफ, इट इज़ द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाफ हो गया। हाफ लाइफ इट इज़ द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है। ठीक है, अब इस वैल्यू को जरा इसमें पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं t इधर ले लेता हूँ तो t इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। ठीक है, पूरे के बाई कितना हो जाएगा, k। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यहाँ पे बाई 1 करेंगे आप, बाई 1 करके जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके दिखा दूँ मैं आपको, कहिए तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 2 ए नॉट माइनस क्या बचेगा, केवल ए नॉट। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू टी ए नॉट 2 ए नॉट माइनस ए नॉट, क्या बचेगा, केवल ए नॉट। ठीक है, बाई 2 है और 2 नीचे आ जाएगा और बाई 2 के। ठीक है, यानी टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ये आपका है जो क्वेश्चन आया है, ये आया है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करूं मैं इसी क्वेश्चन के लिए तो क्या हो जाएगा, चलिए किसके बीच में प्लॉट कर रहा हूं मैं, टी हाफ और कंसंट्रेशन में। ये आपका रहा टी हाफ और ये कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है आपका, के तो कांस्टेंट है आपका। तो क्या है देखिए, टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मिलेगा, एक लीनियर ग्राफ मिलेगा हमको यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, टी हाफ और ए नॉट देखिए एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो एक नीचे देखिए इसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला हमको। ठीक है, और ये क्या है, स्लोप हमारा क्या है, स्लोप इज इक्वल टू कितना है, 1/2 के, ये हमारा स्लोप है। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में। तो चलिए आज का हमारे लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा जीरो ऑर्डर में, सारी चीज़ें शार्ट में इसमें देख लीजिए एक बार। फर्स्ट पॉइंट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सबसे पहले ही आपने रेट कांस्टेंट निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए, क्या होती है रेट कांस्टेंट, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। तो वहाँ पे आपने रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली थी जीरो ऑर्डर के लिए, कितने आई थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड पॉइंट है द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो डिफिनीशन से ही आपको पता है कि जीरो ऑर्डर क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब थर्ड देखिएगा पॉइंट, अभी आपने ये एक फार्मूला बनाया था कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इस पर आपने अभी एक ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, उसमें आपने क्या देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम।
ठीक है, ग्राफ अभी आप इसके पहले प्लाट कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी आपने जस्ट इसके पहले पढ़ा है हाफ लाइफ पीरियड, उसमें आपने देखा कि जो आपका टी हाफ था वो किसके इज इक्वल टू था, ए नॉट के। टी हाफ इज इक्वल टू आया था ए नॉट बाई 2 के, यानी हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। तो ये इसके जीरो ऑर्डर की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर पे आएंगे, उसके हाफ लाइफ के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।